नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी सबसे पहले आपको गद्यांश को पढ़ना है, 2 से 3 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद में जो आगे प्रश्न दे रखे हैं उनके आंसर आपको लिखने हैं। तो इसमें गद्यांश है, कर्तव्य पालन और सत्यता में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जो मनुष्य अपना कर्तव्य पालन करता है वह अपने कामों और वचनों में सत्यता का बर्ताव भी रखता है। वह ठीक समय पर उचित रीति से अच्छे कामों को करता है। सत्यता ही एक ऐसी वस्तु है। इस तरह से ये आपका गद्यांश आने वाला है। इसमें देखिए प्रश्न पूछे गए हैं, इनके आंसर आप आराम से दे सकते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इसका उपयुक्त जो शीर्षक है वो क्या है विद्यार्थियों, वो है सत्यता। क्या है? सत्यता। ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न इसी में दे रखा है, इसको भी आप आराम से, संचार में मनुष्य को सफलता दिलाने वाली वस्तु क्या है? सत्य है। और झूठ की उत्पत्ति किन दुर्गुणों से होती है? लोग झूठ बोलने के लिए किस बहाने का उपयोग करते हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपके आएगा, वो आएगा अपठित काव्यांश। तो अपठित काव्यांश को पढ़ने के बाद में आपको आंसर देना है। तो विद्यार्थियों, ये आप सभी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी समय से आप ऐसे प्रश्नों के उत्तर देते आ रहे हैं। आपके हर अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो कोई भारी काम नहीं है। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न आपके लिए है कि निम्न में से किसी एक विषय के ऊपर आपको 300 शब्दों में निबंध लिखना है। ठीक है ना? 300 शब्दों में आपको निबंध लिखना है किसी एक विषय के ऊपर। पहला निबंध है, शिक्षा में खेलकूद का महत्व। इसमें आपको ये पॉइंट बनाने हैं, प्रस्तावना, खेलकूद का महत्व, स्वास्थ्य और खेल, शिक्षा और खेलकूद, अन्य लाभ और उपसंहार। इस तरह से पॉइंट बनाते हुए आपको लिखना है। दूसरा आपके लिए जो निबंध रहेगा वो रहेगा, संचार माध्यम और इसके बढ़ते प्रभाव। इसको भी अच्छे से आपको याद करना है, ये लिख सकते हैं आप। और तीसरा आपके लिए रहेगा, रोजगार के घटते साधन, बढ़ती बेरोजगारी, और चौथा है, जल है तो जीवन है। इन चारों में से आपको एक निबंध है वो करना है। ठीक है ना? चारों में से एक निबंध को करना है और आराम से आपको लिखना है। 300 शब्दों में आपके 4 नंबर का आने वाला है। फिर उसके बाद में चौथा प्रश्न देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक चेतक सर्किल उदयपुर का विद्यार्थी विक्रम मानते हुए प्रधानाचार्य को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपका एप्लीकेशन है वो शुल्क मुक्ति के लिए आने वाला है। अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, आप बाल भारती शिक्षा विद्यापीठ सरदारपुरा के छात्र रविंद्र सिंह हैं और विद्यालय में भौतिक सुविधाओं की कमी का उल्लेख करते हुए उनकी पूर्ति प्रधानाचार्य को पत्र के द्वारा आपको एक उनकी पूर्ति के लिए पत्र लिखना है। फिर इसके बाद में पांचवा प्रश्न है, हिंदी की पुस्तकों की प्रदर्शनी में आधे मूल्य पर बिक रही महत्वपूर्ण पुस्तकों को खरीद कर लाभ उठाने के लिए लगभग 40 से 50 शब्दों में विज्ञापन है वो आपको लिखना है। यानी विज्ञापन भी आपके आएगा। फिर उसके बाद में अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा इसी में कि अपने विद्यालय की संख्या, पहरेदार की ओर से जल का दुरुपयोग रोकने का आग्रह करते हुए 40 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन लिखना है। फिर उसके बाद में छठा प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा प्रश्न भी आपके गद्यांश आएगा, लेकिन इसमें आपको करना क्या है, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यानी इस गद्यांश की व्याख्या करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखो सप्रसंग दे रखा है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रसंग लिखना है। क्या लिखना है? प्रसंग। प्रसंग लिखने के बाद में उपयुक्त गद्यांश इस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक ये हैं और इस गद्यांश में इसके बारे में बताया गया है। इस तरह से आपको 3 लाइनें लिख देनी है। फिर उसके बाद में आपको व्याख्या करनी, क्या करनी है? व्याख्या। और फिर व्याख्या में जो यहाँ पे बताया गया है इन लाइनों को कुछ बड़ा करके आपको लिखना है। यानी इन लाइनों के बारे में थोड़ा विस्तार से आपको बताना है। तो इस तरह से आप इनकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। फिर उसके बाद में अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, 2 आएंगे, दोनों में से एक आपको करना है। फिर उसके बाद में 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये पद्यांश भी ऐसा ही आएगा, इसकी भी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। अपन डायरेक्ट चलेंगे खंड द के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 8 से लेकर 23 तक प्रत्येक प्रश्न के सामने अंक है वो समान है, एक एक अंक का है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 8, पुस्तक शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है?
तो पुस्तक शब्द हैं ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन द इसका सही आंसर। नवा है निम्न में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है? तो इसमें कोई ये एक प्रश्नवाचक है। ठीक है। फिर उसके बाद में साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन है? तो इसमें किस शहर के सौंदर्य का वर्णन है? इसमें है ऑप्शन ब रहेगा इसका सही आंसर, गंगटोक। ठीक है ना, गंगटोक। और सॉरी उसमें कोई नहीं था, कौन था। ठीक है ना, अ था 90 में, मैंने गलती से कोई बता दिया। 11वां है मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन है? मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो विद्यार्थियों इस पाठ के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा आपके ऑप्शन अ रहेगा, अज्ञे। कौन है? अज्ञे। फिर उसके बाद में आगे के जो प्रश्न हैं वो आपके रिक्त स्थान से संबंधित हैं। इसमें देखिए पहला है अत्यधिक शब्द में अति उपसर्ग है, अति इसमें लिखना आपको। ठीक है। दूसरा है जब दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो वह दीर्घ संधि होती है, इसमें आपको दीर्घ लिखना है। ठीक है। दूसरा है प्रतिदिन और यथाशक्ति शब्दों में अवयवी भाव समास है। कैसा है? अवयवी भाव। फिर उसके बाद में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें 15वां प्रश्न देखिए, सकर्मक क्रिया की परिभाषा लिखिए। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के साथ में कर्म जुड़ा हो वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। फिर उसके बाद में 16वां प्रश्न है, आंख फेर लेना मुहावरे का अर्थ है। आपको बताना है कि आंख फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या होता है? अनदेखा करना। क्या होता है? अनदेखा करना, मतलब आंख फेर लेना। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, संबंध बोधक अवयव किसे कहते हैं? संबंध बोधक अवयव किसे कहते हैं? जो शब्द किसी वाक्य की संज्ञा या सर्वनाम के बाद आता है और वाक्य में दूसरे शब्द से अपना संबंध दर्शाता है उसे संबंध बोधक अवयव कहते हैं। फिर उसके बाद में 18वां प्रश्न, गंगटोक में मेहनत काश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? गंगटोक को मेहनत बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है ये आपको बताना है। फिर उसके बाद में 19वां प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? तो इसमें उत्साह व प्रेरणा का वर्णन किया गया है, इसीलिए इसका शीर्षक है उत्साह रखा गया है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? जो किसी सफल व्यक्ति के साथ पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं उनके बारे में कहना चाह रहा है। आप लखनवी अंदाज निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? तो इसमें नवाबी अंदाज भी आप देना चाहेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में 22वां प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? अच्छे से आपको लिखना है। एक कहानी यह भी आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है ये आपको बताना है। 24वां प्रश्न है, माता पिता का आंचल पाठ की आधुनिक समय में प्रासंगिकता को स्पष्ट करना है। और 25वां प्रश्न है, सेनानी न होते हुए भी सच में वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे ये आपको बताना है। ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगला है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अच्छे से आपको याद करना है। फिर उसके बाद में 27वां प्रश्न है, उज्ज्वला गाथा कैसे गाऊं? मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है वो आपको बताना है। 28वां प्रश्न है, तुलसीदास और मनु भंडारी के जीवन व कर्तव्य परिचय संक्षिप्त में आपको बताना है। संस्कृति पाठ के अनुसार लेखक ने संस्कृति और असंस्कृति किसे कहा है वो आपको बताना है। फिर उसके बाद में शहनाई की दुनिया में डमरू राव को क्यों याद किया जाता है वो आपको बताना है। फिर उसके बाद में आगे के प्रश्न हैं वो आपके बड़े प्रश्न रहेंगे। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह हो रहा है ये आपको बताना है। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका मधु कांकरिया को कैसी अनुभूति होती है वो आपको बताना है। और फिर उसके बाद में 32वां प्रश्न है, लक्ष्मण परशुराम संवाद एक अत्यंत रोचक व्यंग्यमयी काव्य रचना है और इस कथन को उदाहरण सहित सिद्ध करना है।
अथवा ऑप्शन रहेगा नागार्जुन ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है, ये आपको बताना है। ये सारे प्रश्नों को आपको याद करना है। राम वृक्ष बेनीपुरी के रेखाचित्र बाल गोविंद भगत के आधार पर भगत का चित्रण आपको बताना है। और एक कहानी यह भी आत्मकथा के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य चित्रण करते हुए मनु भंडारी जी की भूमिका को रेखांकित आपको करना है। फिर उसके बाद में 34वां प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक चातुर्य की विशेषता आपको बतानी है। और अथवा में ऑप्शन मिल जाएगा, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं आपको प्रभावित किया है, ये सब आपको लिखना है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से आपका पूरा पेपर आने वाला है। मैंने पूरा पेपर उत्तर सहित आपको बता दिया है। प्रत्येक प्रश्न को आपको याद करना है, किसी भी प्रश्न को हल्के में नहीं लेना है। और इस बार आपको एग्ज़ाम में सबसे बेस्ट स्कोर करना है, क्योंकि आपके बोर्ड की क्लास है, तो ऐसे में आपको सबसे बेस्ट स्कोर करके इस बार आना है। तो विद्यार्थियों, फिलहाल इस पेपर में इतना ही। मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। लेकिन हाँ, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।